हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10th के नोट्स और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी गोधूली भाग 2 के गद्य खंड का 7वां पाठ परंपरा का मूल्यांकन का संपूर्ण व्याख्या करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको परंपरा का मूल्यांकन पूरा का पूरा पाठ पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 10 के हिंदी गोधूली भाग 2 के किसी अन्य पाठ का व्याख्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर या फिर लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर की वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधूली गद्य खंड, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और संपूर्ण व्याख्या 2023 के प्लेलिस्ट पेज में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में हम आपको परंपरा का मूल्यांकन पाठ को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा। तो सबसे पहले आप इसके बारे में पढ़िएगा, रामविलास शर्मा जी के बारे में, क्योंकि लेखक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम। तो सबसे पहले हम आपको लेखक के बारे में पढ़ाएंगे। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा। इनका मैंने इमेज भी ऐड कर रखा है, आप इनकी इमेज को देख लीजिए। रामविलास शर्मा ऐसे दिखते थे। तो जो रामविलास शर्मा जी थे उनके बारे में आपको पढ़ना है कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और इन्हीं चीज़ों को आपको याद रखना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ऊंचगांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में BA तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में MA किया था। MA करने के बाद 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। तो इतना पढ़ने के बाद आपको सिर्फ इसमें 4 या 5 पॉइंट को याद रखना है कि जो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी थे उनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव ऊंचगांव सानी में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में BA किया था। 1934 ईस्वी में हिंदी अंग्रेजी साहित्य से MA किया था और MA करने के बाद वे 1938 से 1943 ईस्वी तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी अध्यापन का कार्य किए थे। अर्थात उस लखनऊ विश्वविद्यालय में वे अंग्रेजी के टीचर रहे थे। उसके बाद वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए और 1971 ईस्वी तक यहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। बाद में आगरा विश्वविद्यालय से कुलपति के अनुरोध पर वे KM हिंदी संस्थान के निदेशक बने और यहीं से 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी की भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। उनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। तो ये जो डेट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए डेट से रिलेटेड बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा। जो रामविलास शर्मा जी थे उनका जन्म हुआ था 1912 में और उनकी मृत्यु हुई थी 2000 ईस्वी में। अर्थात ये 88 साल इनका जीवन कार्यकाल था। ये जब 1943 ईस्वी तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का टीचर बने थे, उसके बाद वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए थे और वहाँ उन्होंने 1971 ईस्वी तक पढ़ाने का काम किया, अर्थात अध्यापन कार्य किया। बाद में वे आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर KM हिंदी संस्थान के निदेशक बने और यहीं से 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायरमेंट हो गई, यहाँ से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी की जो भारतीय प्रगतिशील लेखक थी उस संघ के महामंत्री भी ये बने रहे और उनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। ये थी उनकी घटनाओं के बारे में, कब उन्होंने क्या किया था, कब उनकी मृत्यु हुई थी, कब उनका जन्म हुआ था। इसके बाद आप पढ़िएगा, हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। तर्क और तथ्यों से भरी हुई साफ पारदर्शी भाषा रामविलास जी के गद्य की विशेषता है। जो रामविलास शर्मा जी की गद्य होती है उसकी यह विशेषता है कि तर्क और तथ्यों से इनकी विशेषताएं भरी रहती है और बिल्कुल ही साफ तथा पारदर्शी भाषा का ये यूज़ करते हैं। उन्हें भाषा विज्ञान विषयक परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। ये जो रामविलास शर्मा जी थे ये हिंदी आलोचना को एक वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान कर देते हैं, इसीलिए इसका श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त होता है। देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु है। उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन
चेतना को आधार हुआ है। जो उनकी लेखनी होती है उससे वाल्मीकि और कालिदास भी उनके मूल्यांकन प्रतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। उन्हें न केवल प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना की कला एवं साहित्य विषयक भ्रांतियों का निवारण का भी श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंतर्विरोधों के उन्मूलन का गौरव भी प्राप्त है। उनको बताया जा रहा है कि जो दूसरे के साहित्य होते हैं उन साहित्य विषयक भ्रांतियों का निवारण का श्रेय ही नहीं है, बल्कि वे स्वयं प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंतर्विरोधों के उन्मूलन का गौरव भी उनको प्राप्त था। रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। जो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी थे उन्होंने हिंदी में जो जीवनी होता है, बायोग्राफी जिसको कहा जाता है, जो अपने जीवन के बारे में, किसी के जीवन के बारे में लिखा जाता है या फिर पढ़ा जाता है, तो उस जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया था। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अर्थात उन्होंने एक निराला की साहित्य साधना पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कहा जाता है नोबेल पुरस्कार को, तो वह पुरस्कार भी उनको प्राप्त हो चुका है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं के नाम हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत की समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी विराम चिन्ह, बड़े भाई इत्यादि। ये सभी उनकी रचनाओं के नाम हैं। इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा यह जाएगा कि भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद किन की रचना है। तो आप इसको अच्छे से पढ़े हुए रहिएगा तो आपको पता रहेगा कि ये रचना डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है। तो इनकी रचनाओं के नाम को आपको अच्छे से याद रखना है। इनकी रचनाओं के नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी विराम चिन्ह, बड़े भाई इत्यादि। ये सभी की सभी उनकी रचनाएं थी। पाठ के रूप में यहाँ रामविलास जी का निबंध प्रस्तुत है परंपरा का मूल्यांकन। तो सबसे पहले यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यह समझना चाहिए कि पूछा यह जाता है बहुत बार, परंपरा का मूल्यांकन पाठ किस प्रकार की विधा। जैसे कि दूसरा पाठ आपने पढ़ा था विष के दांत, तो विष के दांत पाठ किस प्रकार की विधा थी, तो वह एक कहानी थी। तो उसी प्रकार यह जो पाठ है रामविलास शर्मा जी के द्वारा रचित परंपरा का मूल्यांकन, इस पाठ को एक निबंध कहा गया है। अर्थात यह पाठ एक निबंध है। यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। यह निबंध समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपाकार ग्रहण करता है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता यह निबंध साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। नई पीढ़ी में निबंध परंपरा और आधुनिकता की युग अनुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। अर्थात यह जो पाठ है यह रामविलास शर्मा जी के द्वारा रचित है और यह पाठ एक निबंध है। इस निबंध के द्वारा किंचित संपादन के साथ संकलित है और यह निबंध समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों के बीच सैद्धांतिक और जो व्यवहारिक मीमांसा होती है उसको एक साथ करते हुए रूपकार को भी ग्रहण करता है। इस परंपरा के ज्ञान में समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता है यह पाठ परंपरा का मूल्यांकन। इसकी सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युग अनुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप भी करता है कि जो ये मॉडर्न ज़माना आ रहा है, इस मॉडर्न ज़माना में क्या पहले होना चाहिए था और क्या पहले हो चुका, ऐसी बातों का इसमें हस्तक्षेप भी किया गया परंपरा का मूल्यांकन पाठ में। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ में यह थोड़ा सा शॉर्ट में बताया गया था कि इसके बारे में पढ़ना आपको क्या। यहाँ से शुरू होता है हमारा पाठ। पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन और इनके लेखक थे पंडित डॉक्टर रामविलास शर्मा। पंडित रामविलास शर्मा नहीं, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ हमारा से यहाँ से शुरू होता है। यह एक निबंध है, यह कहानी नहीं है, इसलिए पढ़ने में आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। बस आपको इसको सिर्फ अच्छे से समझना है। जो कहानी होता है, जो स्टोरी होता है वो इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए उसको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपको करने का इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है। मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना और सुनते हुए चलना। मेरी यही कोशिश रहेगी कि ये पाठ हम आपको पूरा का पूरा समझा दें। और अगर आप इस पाठ को अच्छे से समझ आइएगा तो आप इस पाठ से रिलेटेड सभी और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से बना दीजिएगा। तो यह निबंध है परंपरा का मूल्यांकन। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फ़कीर नहीं हैं, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है।
प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का ही मूर्त ज्ञान है और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। तो जैसा कि आपने इस पाठ का नाम पढ़ा परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा का मूल्यांकन से पाठ में आपको समझना है कि पुराने समय का जो परंपरा था और आज का जो परंपरा है उसमें मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात तुलना किया जाता है कि पहले का परंपरा कैसा था और आज का परंपरा कैसा है। तो उसी प्रकार इसमें बताया कि जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे कि जो साहित्य का युग पुराना युग था और उस युग में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फ़कीर नहीं है, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उसके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अर्थात जो इस टाइप के काम को करना चाहता है, जो साहित्य के युगों में परिवर्तन लाना चाहता है, जो रूढ़ियाँ तोड़कर, अर्थात रूढ़ियाँ का मतलब होता है रीति रिवाज, जो साहित्य के रीति रिवाजों को तोड़कर उसमें एक क्रांतिकारी साहित्य का रचना करना चाहता है, उन सभी के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अर्थात जिनको ये सभी काम करना है उसको सबसे पहले साहित्य की परंपरा का ज्ञान प्राप्त करना होगा, तभी वह इस टाइप के काम को कर सकता है। और जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धांतों को, अर्थात वे अपने कामों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का भी है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से ही साहित्य की धारा को मोड़ी जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का ही मूर्त ज्ञान है। अर्थात जो साहित्य की परंपरा इससे पहले आपने पढ़ा, जिसका ज्ञान लेना चाहिए, जो साहित्य के युग में परिवर्तन लेना चाहते हैं, वह भी इसी का एक मूर्त ज्ञान है और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। अर्थात जो इस समाज में वर्गहीन शोषण को मुक्त करना चाहता है उसको भी यह ज्ञान लेना जरूरी है जितना कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान लेना जरूरी है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबंधित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर भी ध्यान देते हैं जिसकी रचना पर आधार शोषित जनता का श्रम है और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और कहाँ तक उपयोग किस तरह हो सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में रचा गया और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसे भी परख कर देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या ह्रासमान वर्ग का स्मरण रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं रही। जो साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हैं, अर्थात साहित्य की परंपरा का तुलना करते हैं, उसको सबसे पहले साहित्य का मूल्य निर्धारित करना चाहिए कि जो साहित्य होते हैं उसका मूल्य कितना होना चाहिए, उसका प्राइस कितना होना चाहिए। जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है, अर्थात शोषक जो वर्ग होता है, जो श्रमिक जनता होता है, उस श्रमिक जनता के विरुद्ध जो उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ता है, उसके साथ हम लोगों को उस साहित्य पर ध्यान देना चाहिए जिसकी रचना पर आधार शोषित जनता का श्रम है। अर्थात जिस रचना का आधार ही शोषित जनता हो, जिसमें शोषित जनता के बारे में बताया गया हो, तो उस शोषित जनता का श्रम है और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वर्तमान काल में जनता के लिए यह जो रचना है, जिस रचना में हम शोषित जनता को अपने आधार मानेंगे, अर्थात शोषित जनता के आधार मानकर ही हम अपनी किसी पुस्तक का रचना करेंगे, तो इसको रचना करने से पहले हम लोगों को यह देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि वर्तमान काल में जिस रचना को हम रचने जा रहे हैं, जिस पुस्तक की रचना हम करने जा रहे हैं, वह जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका जो उपयोग है वह किस तरह हो सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देख रेख में रचा गया है, उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसे भी परख कर देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या ह्रासमान वर्ग का स्मरण रखना चाहिए। अर्थात हम लोगों को किसी भी प्रकार की साहित्य का रचना करने से पहले सबसे पहले ये समझना चाहिए कि उस साहित्य की रचना से इस समाज में किसका फ़ायदा होगा और किसका घाटा हो सकता है, किसका ह्रास होगा और किसका फ़ायदा होगा, इसको स्मरण रखकर किसी साहित्य का रचना करना चाहिए। पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं रही है। जहाँ पूंजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया है, वही यह संभावना भी होती है कि संपत्तिशील और संपत्तिहीन, संपत्तिशीली का मतलब है, संपत्तिशाली का मतलब है अमीर लोग और संपत्तिहीन का मतलब है गरीब लोग, ये जो वर्ग हैं एक दूसरे के सामने एक तरह विरोधी बनकर खड़े हों। अर्थात जो गरीब हो और जो अमीर हो वे एक दूसरे के विरोधी बनकर आमने सामने खड़े हो। पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ साफ टकराते हुए दिखाई दे, इसकी संभावना कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्वों की साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम में आते हैं। आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है।
इसमें साहित्य के आधार पर ही बताया गया कि जो पुराने ज़माने का साहित्य होते थे, उन साहित्यों में कभी भी साफ साफ इन सभी वर्गों को टकराई नहीं दिखाया गया है। इसकी संभावना कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्ग के काम में आते हैं। आग जलाकर खाना पकाना जो मानव सभ्यता थी कि मानव सभ्यता में सभी आग जलाकर खाना पकाते हैं, यह मानव सभ्यता एक सामान्य तत्व बन गया। अर्थात अमीर हो या गरीब हो, सभी व्यक्ति आग जलाकर ही खाना पकाते हैं। कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में भी। अर्थात कल कारखानों से भाप और बिजली चलने वाली मशीनों का जो उपयोग होता है वह समाज में रहने वाली व्यवस्था में भी होता है, अर्थात समाजवादी व्यवस्था में भी होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में भी होता है। तो यह प्रकार बताया गया कि परंपरा का जो मूल्यांकन होता है, उस मूल्यांकन के आधार पर कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो पुराने अमीर लोगों में भी होते हैं और गरीब लोगों में भी होते हैं। उसी प्रकार बताया गया कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में भी होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में भी। सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता है, इसी तरह साहित्य का भी हर स्तर शक्तिशाली वर्गों के हित में बंधा हुआ नहीं रहता है। जैसे कि सभ्यता होता है, जो सभ्यता का मतलब होता है कल्चर, जो कल्चर होता है, जो रीति रिवाज होते हैं, उसका हर स्तर हर स्टेप वर्ग युद्ध नहीं होता है, अर्थात उनका सभी वर्ग लड़ाई नहीं होता है। इसी तरह जो साहित्य का हर स्तर होता है वह सिर्फ और सिर्फ संपत्तिशाली वर्गों के हितों में बंधा हुआ नहीं रहता है। संपत्तिशाली वर्गों के हितों से यहाँ तात्पर्य है कि साहित्य का जो स्तर होता है वह सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के हाथों में बंधा हुआ नहीं रहता है। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था और इसका उपयोग भी पूंजीपतियों ने अपने हित में किया था। अर्थात इसमें बताया गया कि अगर आप साहित्य की व्यापकता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो वैसे ही जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना, क्योंकि जो बिजली थी उस बिजली का आविष्कार हुआ था पूंजीवादी समाज में और पूंजीवादी समाज में इस बिजली का उपयोग पूंजीपतियों ने अपने हित में किया था, लेकिन बाद में इस बिजली का उपयोग ये समाजवादी व्यवस्था वाले लोग भी करने लगे थे। तो उसी प्रकार बताया जा रहा है कि अगर चाहे संपत्तिशाली वर्गों के द्वारा इस साहित्य का निर्माण किया गया हो, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ उनके हितों में बंधा हुआ नहीं रह सकता है। यह साहित्य की व्यापकता जो है यह संपत्तिहीन वर्गों में भी होना चाहिए, जैसे कि समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग किया जाने लगा है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। जो साहित्य होता है वह मनुष्य के पूरे जीवन से संबंध रखता है, अर्थात जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रफुल्लित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। एक बात को बार बार कहने से कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, इसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी विवेचित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। साहित्य जो होती है इसका जो पक्ष होता है वह स्थायी ही हमेशा होता है। जैसे कि बताया गया कि जो साहित्य होता है वह मनुष्य के पूरे जीवन से संबंध रखता है, क्योंकि जो मनुष्य का आर्थिक जीवन के अलावा भी मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। आर्थिक जीवन से मतलब है जो मनुष्य का फाइनेंशियल जीवन होता है कि मनुष्य गरीब है या फिर अमीर है, संपत्तिशील है या फिर संपत्तिहीन है। तो उसके अलावा भी सभी के सभी मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी ऐसी आदिम भावनाएं होती हैं जो प्रतिफलित होती हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ प्राणी मात्र से ही जोड़ती है, उसके अमीर और गरीब होने से नहीं जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि जो साहित्य है उस विचारधारा का मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी विवेचित होती है कि मनुष्यों का इंद्रिय बोध क्या है और उसकी भावनाएं क्या है। साहित्य का यह जो पक्ष है वह अपेक्षाकृत स्थायी होता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में सामाजिक विकास क्रम में समंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को पुराने चरख और करघरे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। जो साहित्य में विकास की प्रक्रिया है उसको इस तरह संपन्न नहीं कहा जा सकता है जिससे समाज में सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, क्योंकि जो सामंती सभ्यता होती है उसकी अपेक्षा जो पूंजीवादी सभ्यता उसको अधिक प्रगतिशील कहा गया है। पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता जो है वह बहुत बढ़ गई है। पर यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवाद समाज का कवि श्रेष्ठ हो। जैसा कि यह बिजनेस में बताया गया है, उद्योग के आधार पर बताया गया है कि जो पुराने चरखे और करघे हैं उसके मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। अर्थात जो पुराने समय में पुराने करघे और पुराने चरखे चलाए जाते थे और उनसे जो उत्पादन होता था
उसके मुकाबले अर्थात उसके मूल्यांकन में जो आजकल मशीन है, उस मशीन के उपयोग से जो श्रम की उत्पादकता है वो बहुत अधिक बढ़ गई है, अर्थात कम श्रम में बहुत अधिक उत्पादन किया जा रहा है। पर यह आवश्यक नहीं है कि जो सामंती समाज के कवि हैं उसकी अपेक्षा पूंजीवाद समाज का कवि ही श्रेष्ठ हो सकता है। सामंती कवि का यहाँ तात्पर्य है जो गरीब कवि होते हैं, जो समाज के कवि होते हैं, उसकी अपेक्षा जो पूंजीवादी अर्थात जो संपत्तिशाली समाज का कवि होता है, यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ और सिर्फ संपत्तिशाली कवि ही श्रेष्ठ हो सकता है सामंती समाज के कवि भी। यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बन रहा हो। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि क्या भारत में क्या यूरोप में पुराने कवियों के घोटे जा रहे हैं और कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं। ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, वे उसका अनुकरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। जो अभी के कवि हैं, जो तमाम कवि हैं, वे सभी के सभी पुराने कवियों का मनन करते हैं, अर्थात जो पुराने कवि होते थे, जिनकी जो रचनाएं होती थी, उनकी जो पुस्तक होती थी, उन सभी पुस्तकों को वे पढ़ते थे, उनका अनुकरण नहीं करते थे, अर्थात पुरानी रचना को पढ़कर बिल्कुल सेम उसी का कॉपी नहीं कर देते थे, बल्कि उनसे उनकी रचनाओं को पढ़कर कुछ नया सीखते थे और वे अपनी स्वयं अपनी नई परंपराओं को जन्म देते थे, अर्थात स्वयं एक नई रचना करते थे। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है, अर्थात वैसा साहित्य जो किसी दूसरे साहित्य की नकल करके लिख दिया जाए, अर्थात दूसरे साहित्य को कॉपी करके अपना एक साहित्य बना कर दिया जाए, उस प्रकार का जो साहित्य है वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। अर्थात सांस्कृतिक असमर्थता से मतलब है कि उसमें अपना कोई सामर्थ्य नहीं है कोई रचना रचने की, अर्थात जब आप किसी साहित्य को दूसरे साहित्य से उठाकर दूसरे साहित्य की नकल करके अपना एक साहित्य का निर्माण कर दीजिएगा तो उससे असमर्थता का सूचक होगा, अर्थात उससे आप किसी प्रकार के कोई सार्थक सांस्कृतिक चेतना का सूचक नहीं बना पाइएगा। जो महान साहित्यकार हैं उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती, यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर उनका कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता है। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य का ज्यों तो नहीं बना रहता है। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर है। कलात्मक उत्पादन से यहाँ तात्पर्य है साहित्य समाज से और औद्योगिक उत्पादन से यहाँ तात्पर्य है ये जो उद्योग होते हैं, जो समाज में कल कारखाने होते हैं उससे। तो इसमें बताया यह जा रहा है कि जो पुराने समय में कोई किसी प्रकार की कोई रचना होती थी और उसकी भाषा को रूपांतरित करके अभी दूसरा बनाया जा रहा है, तो बताया यह जा रहा है कि जो महान साहित्यकार होते हैं उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि एक जो भाषा होती है, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर भी उनका जो कलात्मक सौंदर्य होता है वह ज्यों का त्यों नहीं बना रहता है, अर्थात वे अपने अनुरूप उसके कलात्मक सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देते हैं। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य जो होता है वह ज्यों का त्यों नहीं बना रहता है। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों ने जैसी चीज़ का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में नहीं हुआ। अर्थात सबसे पहले अमेरिका जो था, उस अमेरिका ने औद्योगिक उत्पादन में एक एटम बम बनाया था और रूस ने भी उसकी नकल करके अपने देश में भी एटम बम बना लिया था। पर जो शेक्सपियर थे वे इंग्लैंड के रहने वाले थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने औद्योगिक उत्पादन में ज्यों का त्यों नकल नहीं किया, बल्कि उसी नकल को उन्होंने कलात्मक उत्पादन में किया और कलात्मक उत्पादन में उन्होंने ऐसी नाटकों का उत्पादन किया कि वैसी नाटक दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुई, अर्थात उनके जैसे नाटक का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी किसी के द्वारा नहीं रचा गया। अर्थात उन्होंने ऐसी साहित्य का निर्माण किया जिस साहित्य का निर्माण किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिर्वायतः निर्धारित नहीं हो जाता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। दोनों ही संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। जो साहित्य होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित करते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। द्वंद्वात्मक मतलब होता है युद्ध से रिलेटेड, कि जो युद्ध होता है, जो लड़ाई भौतिकवाद मनुष्य की चेतना है उसकी आर्थिक संबंधों को, कि वह गरीब है या फिर अमीर है, उसको प्रभावित करते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता को स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना को निर्धारित होना भी बात है। भौतिकवाद का जो अर्थ है वह भाग्यवाद नहीं है, अर्थात भौतिकवाद कैसा है, आप गरीब है या अमीर है, यह आपकी किस्मत में नहीं है, आपका भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा
अनिर्वात्य निर्धारित नहीं हो जाता था। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा ही निर्धारित नहीं होता है। कुछ कुछ चीज़ आपके कर्म पर भी निर्धारित होता है, आपके काम पर भी निर्धारित होते हैं। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य का नियामक नहीं है। जैसे इसमें बताया गया कि परिस्थितियाँ से यहाँ रिलेटेड है समय की। अगर आप समय का नियामक नहीं है, आप समय के अनुसार नहीं चलते हैं, तो समय भी आपके अनुसार नहीं चलेगी, अर्थात परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य जो है वह सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। जो साहित्य होता है, स्वाधीन का मतलब है कि जो साहित्य होता है उस साहित्य का रचना सिर्फ और सिर्फ आप अपने कलात्मक के आधार पर ही कर सकते हैं। आप किसी का नकल करके साहित्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इससे आपके असमर्थता का सूचक होगा। गुलामी अमेरिका में भी थी और गुलामी एथेंस में भी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। तो उसी प्रकार बताया गया कि जो गुलामी थी वह पहले अमेरिका में भी थी और गुलामी एथेंस में भी थी, लेकिन जो एथेंस की सभ्यता थी उसने सारे के सारे यूरोप को प्रभावित कर दिया था। एथेंस का जो कल्चर था, एथेंस का जो रीति रिवाज था, उन रीति रिवाज से यूरोप के सभी लोग प्रभावित हो गए थे। और जो गुलामों के अमेरिकी मालिक थे, उन मालिक ने भी मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया था। जो अमेरिका के गुलाम थे उन्होंने उस सभ्यता को कुछ नहीं प्रदान किया था, जबकि जो एथेंस के गुलाम थे उन्होंने यूरोप के लोगों को प्रभावित कर दिया था। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इस सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। सामंतवाद मतलब है कि कविता के केंद्र होते हैं वे सभी के सभी जगह थे, अर्थात पूरी दुनिया में कविता लिखे जाते थे और पढ़े जाते थे। लेकिन इस महान कविता के सिर्फ दो ही केंद्र थे, अर्थात भारत और ईरान। भारत और ईरान में ही महान कविताओं का निर्माण किया जाता था, महान साहित्य की रचना की जाती थी। पूंजीवाद विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर रैफेल, लेनार्डो दा विंची और माइकल एजेंटो इटली की देन है। ये जो पूंजीवाद विकास है, पूंजीवाद विकास का मतलब है नए नए उद्योग का स्थापना हुआ, नए नए कल कारखानों का निर्माण किया गया। तो पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर रैफेल, लियोनार्डो दा विंची, माइकल जैसे एजेंट जो हैं, ये सभी पूंजीवाद सभ्यता सिर्फ और सिर्फ इटली की ही देन है। यहाँ हम एक ओर देखते हैं कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है, दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर कला का समान विकास नहीं होता है। यहाँ हम असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका को भी देखते हैं, अर्थात जो असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्य होती है उसकी जो अद्वितीय भूमिका होती है, उस अद्वितीय भूमिका को भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं साहित्य की परंपरा में। अर्थात जब हम परंपरा का मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा परंपरा अच्छा है, कौन सा परंपरा खराब है, तो उस मूल्यांकन में हम लोग किसी असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका को भी देखते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है या उनके श्रेष्ठ कृत्य में दोष नहीं होते। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। ऐसी कला निर्जीव होती है, अर्थात आप ऐसी कला का निर्माण करते हैं जो बिल्कुल ही निर्दोष है, वह निर्दोष होना भी एक दोष ही कहलाती है। इसीलिए वैसी कला एक निर्जीव कला कहलाती है। इसीलिए प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफ़ी निंदा की जाती है, किंतु जो लोग सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं वे सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं। यदि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है तो राजनीतिक यह दावा और कहीं नहीं कर सकते, इसलिए कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्थायी है। राजनीतिक जो सामान होते हैं उनका मूल्य घटते या बढ़ते रहता है, लेकिन जो साहित्यों का मूल्य होता है वह बिल्कुल स्थायी होता है, बिल्कुल फिक्स रहता है। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई दे रही है और हृदय को आनंद विहल कर देती है। यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानी देवा न रह जाएगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नहीं आंखें देखेंगे। अर्थात जब आप अपने साहित्य का मूल्य बढ़ा दीजिएगा तो साहित्य का मूल्य बढ़ने से वो सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो उसी प्रकार बताया गया है कि जो अंग्रेज था उस अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी और इसमें उन्होंने कहा था कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया क्योंकि उन्होंने अपने साहित्य का मूल्य बढ़ा दिया था, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहल कर देती है।
कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानी देवा न रह जाएगा, तब भी जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई भी साहित्य का निर्माण करने वाला व्यक्ति न रह जाएगा, तब भी जो ब्रिटिश समाज का पुराना साहित्यकार था, जैसे कि शेक्सपियर, मिल्टन और शैली, तब भी शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे कि वे पहले जगमगाते थे, और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेंगी, अर्थात करोड़ों नए लोग उनकी साहित्य को पढ़ेंगे। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जातियों की नहीं है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद रखना है कि यह जो यूरोप की सांस्कृतिक विकास था, उस सांस्कृतिक विकास में सबसे अधिक भूमिका किनकी रही थी? तो यूरोप के सांस्कृतिक विकास में भूमिका ज़्यादा प्राचीन यूनानियों की रही थी। तो वही बताया गया कि साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी भी जाति की नहीं है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी असीमितता नष्ट हो जाती है। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ था। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है, और आधुनिक यूनान जो पुराने समय का यूनान था वह अनेक प्रकार के गण समाजों में बटा हुआ था। लेकिन जो वर्तमान का यूनान है यह एक राष्ट्र है, और यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपनी एकात्मक स्वीकार करता है या नहीं। 19वीं सदी में शैली और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को एक ऐसी एकात्मकता पहचानने वाली बड़ा परिश्रम किया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचानी। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है कि वह विच्छिन्न है और अविच्छिन्न भी, अर्थात कोई देश अपने देश की एकात्मकता को तभी पहचान सकता है जब उसका प्रवाह किया जाए। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो भारतीय स्वाधीनता था, उसने जब स्वाधीनता आंदोलन चलाया था तो उस आंदोलन के दौरान ही इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचानी। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है कि यह विच्छिन्न भी है और अविच्छिन्न भी। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी असीमितता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह असीमितता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित हुआ और है, किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्य परंपरा का ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि परंपरा के आधार पर, भौगोलिक दृष्टि के आधार पर बंगाल का विभाजन हुआ है, किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों का जो साहित्य परंपरा है, उन दोनों के पूर्वी और पश्चिमी दोनों बंगाल के लोगों को जब तक साहित्य परंपरा का ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। अर्थात सांस्कृतिक रूप से उनका विभाजन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उनका विभाजन दृष्टि से होगा, भौगोलिक दृष्टि से। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य का परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है, और इस न्यून अधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। अर्थात जब बंगाल विभाजित हुआ था तो बताया यह जा रहा है कि आप विभाजित बंगाल की तुलना विभाजित पंजाब से कीजिए तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य का परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है, और इस न्यून अधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी असीमता होती है। संसार में इस समय अनेक राष्ट्र बहुजातीय हैं और अनेक भाषा भाषी भी हैं। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है, तब उन्हें अपनी राष्ट्रीय असीमता का ज्ञान बहुत अच्छी तरह हो जाता है। इसमें बताया गया है कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाली राष्ट्र की असीमता भी होती है। जैसे कि संसार में इस समय अनेक राष्ट्र बहुजातीय है, अर्थात सभी राष्ट्रों में अलग अलग जात के लोग रहते हैं। वे सभी के सभी अनेक भाषा भाषी हैं, अर्थात सभी अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं। जिस समय राष्ट्र पर सभी तत्वों पर मुसीबत आती है, तब उन्हें अपनी राष्ट्रीय असीमता का ज्ञान बहुत अच्छी तरह हो जाता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, उस समय यह राष्ट्रीय असीमता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्रीय अथवा देशभक्तिपूर्ण संग्राम कहते हैं। इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपने साहित्य परंपरा का स्मरण किया। सोवियत समाज और जार शाही रूस के समाज से भिन्न है। जो सोवियत समाज है वह जार शाही रूस के समाज से बिल्कुल ही भिन्न है। समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह प्रवाह अविच्छिन्न है। जार शाही रूस के तोल्स्टॉय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं, और रूसी क्रांति
रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार हैं। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्ट होती है, अर्थात और अधिक मजबूत हो जाती है। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ है। यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है, जैसी वह 1917 से पहले नहीं थी। जारशाही रूस में बहुत सी जातियां पराधीन बनाकर रखी गई थी। उन सब पर रूसी जाति के सामंत और पूंजीपति शासन करते थे। जैसे और बहुत से साम्राज्य होते हैं, वैसे ही यह भी एक साम्राज्य था। 1917 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के बीच आपसी संबंध में बहुत अधिक बड़ा परिवर्तन हुआ था। अर्थात जब 1917 में रूस की क्रांति हुई थी तो उस रूस की क्रांति में बताया जाता है कि रूस में रहने वाले लोग और बिना रूस के रहने वाले लोग, उन जातियों के बीच आपसी संबंधों को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। बहुत सी जातियां सोवियत संघ में शामिल ही न हुई थी, अलग हो गई थी कुछ विलंब से। दूसरे महायुद्ध से पहले ही अन्य जातियां उसमें शामिल हुई। सोवियत संघ में आज जितनी जातियां शामिल हैं उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है। अर्थात सोवियत संघ में पहले अनेक जातियां मिलजुल कर नहीं रहती थी, लेकिन अभी अनेक जातियां मिलकर उस सोवियत संघ में रहती है। तो ये बताया जाता है कि उसका राष्ट्रीय इतिहास यह मिला जुला संघ नहीं है। जैसा भारत की जातियों का है राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रभाव बहुत बड़ी निर्धारक शक्ति है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, पर यूरोप कभी राष्ट्र बना ही नहीं, और अब तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, दो यूरोपों का अलग उल्लेख आम बात है। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। अर्थात बताया यह जा रहा है कि संसार के आप किसी भी देश को ले लीजिए, कोई भी देश भारत की तुलना में नहीं है, अर्थात भारत के मुकाबले में नहीं है। क्योंकि जो भारत है वह पुराने समय भी अनेक जातियों वाला देश था, एक लोकतांत्रिक देश था, और यह वर्तमान में भी अनेक बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से अनेक देश को मुकाबले में नहीं रखता है। तो ये बताया गया कि संसार का कोई भी देश है बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। यह राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई है, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। अर्थात जो भारत देश के कवि थे उन्होंने इस कल्चर का, इस संस्कृति का निर्माण किया था, उन्हीं का यहाँ सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दे दो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकासों में कवियों को एक ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसी इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए। जैसे कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन बताएगा कि साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है, वह जितना महत्वपूर्ण इस देश के लिए उतना महत्वपूर्ण किसी अन्य देश के लिए नहीं है। यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी इसकी कल्पना तो की ही जा सकती है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था का शक्ति में होना इतना अपव्यय होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे छोटे राष्ट्र जो भारत से ज़्यादा पिछड़े हुए थे, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, पर उनकी प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अर्थात जो भारत की राष्ट्रीय क्षमता का विकास था वह सिर्फ और सिर्फ समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। ये पाठ निबंध है, इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप इस पाठ में अगर अभी तक बने हुए हैं तो आप इस पाठ को जरूर पूरा समझ जाइएगा। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इसमें हिंदी गोधूली गद्य खंड के सभी पाठों को बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये पाठ निबंध है, इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से समझते हुए चलिए। और साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान था वह समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती। जो समाजवादी संस्कृति हो, जैसे समाजवादी कल्चर होती है, वह अपनी पुरानी संस्कृति को भूलती नहीं है, वह उससे आत्मसात करके आगे बढ़ती है, अर्थात पुरानी संस्कृति को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। अभी हमारे देश की निरक्षर निर्धन जनता अपने पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। जब वह साक्षर होगी, अर्थात जब वह पढ़ी लिखी होगी, तब साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। वे अनुवाद में ही नहीं,
उन्हें संस्कृत में भी पढ़ेंगे और तब इस देश के बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा कि सुब्रह्मण्य भारती की कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे और रविंद्रनाथ की भी रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। यहाँ के विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघ कर सारे देश में संपत्ति बनेगा। जिस भाषा के बोलने वाले अधिकतर निरक्षर हैं और अपने साहित्यकारों का बहुत से बहुत नाम सुनते हैं तो उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। अर्थात बताया गया कि जिस साहित्य में जिस रचना का किया गया है उस साहित्य का जो भाषा है, अगर उस भाषा में अधिक लोग अनपढ़ हैं तो वे उस साहित्य को नाम बहुत से बात ज़्यादा सुनेंगे तो उनकी रचनाएं भी पढ़ेगी। और इनकी जो साहित्य है उन साहित्यों के भाषा के आधार पर नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि भाषा के आधार पर लांघ कर पूरे के पूरे देश में एक संपत्ति बनेगा। तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होगी। अर्थात जो अंग्रेजी भाषा है वह प्रभुत्व जमाने की भाषा हमारे देश में न होगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ वास्तव में एक ज्ञान अर्जन की भाषा होगी। अर्थात अंग्रेजी को पढ़कर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं और हम केवल अंग्रेजी नहीं यूरोप की अनेक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे और एशिया की भाषाओं के साहित्य से हमारा गहरा परिचय होगा। तब मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का योगदान होगा। तब जो मानव संस्कृति की विशद धारा है उसमें भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। यहाँ पर आपका पाठ समाप्त हो जाता है। आप अच्छे से पाठ को समझ गए होंगे और अगर आप इस पाठ को अच्छे से नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को एक बार दुगना स्पीड करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप निबंध को 1 से 2 बार पढ़िएगा तब आपको निबंध अच्छे से समझ में आने लगेगा और निबंध को जब आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आप इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आसानी से बना दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके PDF के अलावा अन्य कई सब्जेक्ट के क्वेश्चन और आंसर के PDF मिल जाएंगे और क्लासेस के अपडेट भी मिलते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप अपनी समस्या को कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।